बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा एक यूनिक और इंटीक किस्म के टॉपिक को हमेशा डिस्कस करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा, इस पर हम बात करेंगे कि IVF जो है उसका सक्सेस रेट, फिर IVF के जो प्रोसीजर्स होते हैं, इनसे पहले जो हम कैंडिडेट सिलेक्शन करते हैं वो कैसे होती है, इनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है, और इसी तरह गायनेकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं उसमें सिस्ट फाइब्रॉइड का बनना या आपके पीरियड्स का इनरेगुलर होना, माहवारी के मसाइल होना या लोअर एब्डोमिनल पेट के अंदर दर्द का रहना, इस तरह जो फीमेल्स के अंदर इस तरह की चेंजिंग आती हैं या हार्मोनल चेंजिंग आती हैं, इसका जो उसके सक्सेसफुल रेट होता है IVF का, उसके ऊपर क्या असरात होते हैं। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन कौन से मॉडल, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और लैब इन्वेस्टिगेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और इस मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर किरण उस्मान, जो कि कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट IVF हैं और जेंडर सिलेक्शन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर कमिंग टू योर शो। ऑलवेज वेलकम। डॉक्टर साहब, आपके साथ जब भी हम होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि डिफरेंट सवाल, मल्टीपल सवाल, आपकी साइट्स को भी विजिट करते रहते हैं, वहाँ पे भी चीज़ें देखते रहते हैं। तो एक तो हम आपको जो है ना वो कंग्रेचुलेशन कि आपने एक सेकंड फेलोशिप की है। आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी ये बताएं कि ये सेकंड फेलोशिप करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसमें इसके अंडर अब आप आगे क्या करने जा रही हैं। डॉक्टर तनवीर, मेरा जो स्पेशल इंटरेस्ट था वो बांझपन के मरीज़ों में था। सो इसलिए मैंने अपनी सेकंड फेलोशिप कंप्लीट की है इनफर्टिलिटी में, IVF में और एम्ब्रियोलॉजी में। मैंने ये वेलेंशिया यूनिवर्सिटी स्पेन से किया है और इसके बाद मेरे पास एक्सपर्टीज़ हैं कि मैं इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को डील कर सकूं, उनकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जैसे IUI, IVF, जेंडर सिलेक्शन और दूसरा उनके एम्ब्रियोज़ को भी खुद देख सकूं। हमारे पाकिस्तान में ऐसे कोई भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं है जो डॉक्टर्स हों, जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हों। सो आई एम द फर्स्ट वन इन लाहौर जिसने अपनी सेकंड फेलोशिप कंप्लीट की IVF में और एम्ब्रियोलॉजी को भी देखा है। सो मैं अब IVF भी खुद करती हूँ और अपने एम्ब्रियोज को भी खुद देखती हूँ। यानी एक ही छतरी के नीचे दोनों का। हाँ जी, बिल्कुल। आपको अब ये जरूरत नहीं पड़ेगी एम्ब्रियोलॉजिस्ट अलग से। मैंने किया और हाफ मैंने एम्ब्रियोलॉजी वालों को दे दिया है, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा अगर मैं थ्रू आउट द जर्नी पेशेंट को खुद देखती रहूं, उसके IVF से लेके एम्ब्रियो फॉर्मेशन तक। यानी आपका पेशेंट इस चीज़ पे भी सेटिस्फाइड होगा कि मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट है वही मेरी एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी है। हाँ जी, बिल्कुल, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक रहे और आपको भी ये होगा कि मैंने काम सही तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं कि एक अच्छे IVF सेंटर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या आपकी नज़र में एक अच्छा IVF सेंटर कैसा होता है। डॉक्टर तनवीर, एक अच्छा IVF सेंटर वो होता है जो वेल रिप्यूटेड, जिसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि जहाँ पर चीज़ें रीयूज़ ना की जाती हों, उनके पास डिस्पोजेबल आइटम्स हों, इम्पोर्टेड मीडियाज़ हों। और दूसरा, मैं हमेशा पेशेंट्स को या कपल्स को कहती हूँ कि आप जब भी किसी IVF सेंटर को सिलेक्ट करें, आप उसके बारे में अच्छी तरह छानबीन करें कि ये जो डॉक्टर हैं इनका सक्सेस रेट क्या है, ये सेंटर जो है इसका सक्सेस रेट क्या है, वो पेशेंट के जो इमोशनल, एथिकल, लीगल हर वे में पेशेंट के साथ चलते हैं या नहीं। सो एक अच्छे IVF सेंटर में सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि उनके पास जो चीज़ें हैं वो डिस्पोजेबल होनी चाहिए, इम्पोर्टेड मीडियाज़ होने चाहिए और उनको पेशेंट की हर एक बात को समझना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है। सो अगर हम पेशेंट की बात नहीं सुनेंगे और उनको बस कहेंगे अब आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएँ, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएँ, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा इस माइंड करते हैं। सो एक अच्छा IVF सेंटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, एक अच्छे IVF सेंटर में कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आप समझती हैं कि ये मुतहर्रिक होने चाहिए और एक्टिव होने चाहिए। आपके रिसेप्शनिस्ट से लेके आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट तक हर एक पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। जब पेशेंट आता है तो आपके रिसेप्शनिस्ट से ये काम शुरू हो जाता है कि आपने उसे कैसे वेलकम किया है, आपने उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया है,
उनकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग डॉक्टर्स, देन मेन कंसल्टेंट, उसके बाद जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, हर एक पर्सन को सेपरेटली कपल के साथ बैठना चाहिए और उनको बताना चाहिए। जैसे मैं अगर आईवीएफ एक्सपर्ट उनको हर चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो देन उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट का भी काम आता है कि वो एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट उनके पास बैठे और उनको बताएं कि आपके एम्ब्रियोज किस ग्रेड्स के हैं, इनके क्या चांसेस हैं। सो इस तरह पेशेंट काफ़ी सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये क्या समझती हैं कि आईवीएफ के हवाले से जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है पेशेंट के साथ, वो आपकी नज़र में किस तरह की होती है और किस तरह के ऐसे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जो आपको बताते हैं कि मैंने डिफरेंट सेंटरों से इलाज करवाया, उन्होंने ये कहा था लेकिन हुआ कुछ भी नहीं? बहुत से कपल्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने एक सेंटर से ट्रीटमेंट करवाया होता है, देन वो नेक्स्ट सेंटर पे जाते हैं। इस तरह के भी कपल्स को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब आप सबसे पहले सेंटर सिलेक्ट करें ना, तो आप उस टाइम छानबीन करें। और जब आप एक सेंटर को सिलेक्ट कर लेते हैं ना, तो डॉक्टर तनवीर बहुत ज़रूरी है कि आप उस सेंटर के साथ चलें पूरा टाइम। ज़रूरी नहीं कि आपका एक आईवीएफ का साइकिल फेल हो गया है तो आप नेक्स्ट दूसरी जगह मूव कर जाएं। फर्स्ट करें, अगर मैं हूँ, अगर मेरा एक आईवीएफ का साइकिल किसी के साथ फेल हो गया है तो मैं नेक्स्ट टाइम उसके लिए डिफरेंट रिजीम अपनाऊंगी। मैं लाइक कि मैंने उसको पहले ये प्रोटोकॉल दिया था, मुझे ये देना चाहिए, मैंने पहले ये इंजेक्शंस लगाए थे, अब ये लगाने चाहिए। जहां आप नेक्स्ट जाएंगे, अगर आप कहीं नेक्स्ट जाना चाहते भी हैं तो आप पिछले सेंटर वालों से अपनी केस समरी जरूर लें कि आप पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया गया था, कौन से इंजेक्शंस लगे थे, कितने दिन लगे थे, फेलियर की उन्हें क्या कॉजेज लगी। तो आपके पास एक प्रॉपर केस समरी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको एक ही डॉक्टर और सेंटर के साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहिए। इसमें आपका पैसा भी और टाइम भी दोनों से बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आप ये क्या समझती हैं कि एक आइडियल जो कैंडिडेट है आईवीएफ का, उसकी क्या जिम्मेदारी है कि वो डॉक्टर की दी गई काउंसलिंग को किस तरह फॉलो करें? जो कपल्स जो आईवीएफ के लिए आते हैं डॉक्टर तनवीर, मैंने देखा है कि हमारे पाकिस्तान में वो कपल्स हमारे पास इस एज में आते हैं जब वो हर तरफ से ठोकर खा चुके होते हैं। ऐसे सबसे लास्ट रिजॉर्ट पे वो आईवीएफ को अपनाते हैं, और जब वो हमारे पास आते हैं ना, तो वो औलाद के लिए इतने ख्वाहिशमंद होते हैं कि आप उन्हें जो भी कहते हैं ना, तो वो उसको लाइन टू लाइन फॉलो करते हैं। मैं इस चीज़ को एडमिट करना चाहूँगी कि जो आईवीएफ के पेशेंट्स हैं वो खुद भी बहुत ज़्यादा सर्चिंग करके आए होते हैं, और वो उनको फिर हम जो चीज़ कहते हैं ना वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं। और जो कुछ कपल्स नहीं करते, मैं उनको ज़रूर कहती हूँ कि देखिए, आप इस पे एक अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप इस पे अपना टाइम दे रहे हैं, तो आपकी एक छोटी सी चीज़ से आपका ये आईवीएफ फेल हो जाए, सो लिहाजा आपको जो मेडिसिन्स दी जाएँ, जो काम जैसे कहा जाए, आप प्लीज़ उसको फॉलो करें ताकि आईवीएफ के चांसेस ज़्यादा हों। ठीक। डॉक्टर साहब, अगर कोई बेऔलादी का जोड़ा है, क्या वो स्टार्ट से अगर उनको कोई किसी तरह की प्रेगनेंसी या उसकी कंसीव नहीं हो रहा, तो क्या करें? वो फौरी आईवीएफ पे जाएं या इससे पहले वाले कुछ प्रोसीजर से गुजरें, जैसे आईयूआई है, बाकी सारी चीज़ें? डॉक्टर तनवीर, इसमें ये है कि एक कपल जिसको कोई इशू नहीं है, ठीक है, अगर फीमेल की एज जो है 30 से कम है, फीमेल को कोई पीरियड्स का इशू नहीं है, उनको इंटरकोर्स में कोई इशू नहीं है, बोथ पार्टनर्स आर फिट एंड हेल्दी, देन उनको अपने आप को 1 साल देना चाहिए। ठीक है। अगर 1 साल के बाद भी उनको कंसीव नहीं हो रहा और फीमेल की एज 30 से कम है, तो उन्हें फिर एक प्रॉपर इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। लेकिन ये डेफिनेशन चेंज हो जाती है अगर फीमेल की एज 35 या 35 से ज़्यादा हो। उस केस में सिर्फ आपने 6 मंथ वेट करना है और आपने फ़ौरन इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट को दिखाना है। इनफर्टिलिटी सेंटर में आने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपका इनफर्टिलिटी के लिए आईवीएफ किया जाएगा। जब भी आप एक इनफर्टिलिटी में आते हैं, इस सेंटर में आते हैं, तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के बेसिक टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें हस्बैंड के केस में जस्ट एक सिंपल टेस्ट सीमन एनालिसिस है, और फीमेल्स के कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और समटाइम्स सिंपल मैनेजमेंट से ये पेशेंट कंसीव कर जाते हैं, सिंपल बाय गिविंग मेडिकेशंस। ठीक है, यानी उसमें प्रोसीजर में नहीं जाना पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ ये मिथ बहुत कॉमन है कि इनफर्टिलिटी सेंटर का कह दिया अब तो हमारा कोई ना कोई प्रोसीजर होगा, तो ऐसा नहीं होता। जस्ट वहाँ पर आपकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और आपको उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट बताई जाती है। सो जस्ट बाय गिविंग ओवुलेशन इंडक्शन ये पेशेंट्स नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। और बहुत कम फिर उसके अंदर से पेशेंट्स निकलते हैं जिन्हें आईयूआई या आईवीएफ की तरफ जाना पड़ता है। ठीक। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, आप क्या समझती हैं कि जो बच्चादानी के साथ किसी भी तरह की सिस्ट फाइब्रॉइड का बनना, क्या ये भी आपको कन्वर्ट कर सकता है बेऔलादी में?
जी डॉक्टर तनवीर, बिल्कुल। अगर फाइब्रॉइड या ओवेरियन सिस्ट, फाइब्रॉइड जो है वो बच्चेदानी की रसोली को कहते हैं और ओवेरियन सिस्ट अंदर दानी की थैली को कहते ठीक हैं। है। अगर इनका साइज़ इतना बड़ा है कि ये यूट्रस की शेप को अफेक्ट कर रहा है, मतलब जो यूट्रस की सबसे इंटरनल लाइनिंग होती है जहाँ से एक औरत को मंथली माहवारी आती है, उसको ये प्रेस कर रहा है, तो डेफिनेटली इसको रिमूव करवाना ज़रूरी है। ठीक है। अदरवाइज ये भी एक इनफर्टिलिटी की रीज़न होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर फाइब्रॉइड रिमूव करवाना पड़े, सो इसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये है कि जो ट्यूब्स बंद हो जाती हैं, लोग एक कॉमन टर्म यूज़ करते हैं कि इसकी ट्यूबें बंद हैं। हाँ जी बंद होने की वजह क्या होती है? डॉक्टर तनवीर, इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। ठीक। सबसे पहले मैंने जो अपने प्रैक्टिस में देखा ना है कि शादी कोई एक माह होता है और ससुराल वाले या आपको लेकर एक दाई के पास चले जाते हैं। वी गॉट इंटरफियर्ड बाय दाई अलॉट। ठीक है जी, दाई ने अंदर से एग्जामिनेशन किया है या उसने कोई चीज़ रख दी है कि आपकी तो बच्चेदानी का मुंह बंद था या कुछ भी, आपकी ट्यूबें बंद थी, आपके पेट में बच्चेदानी में सोज है, इस तरह करके वो अंदर कुछ ना कुछ या तो एग्जामिनेशन करती हैं या अंदर कोई चीज़ रख देती हैं। सो वो एक इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर देती हैं, एक पेल्विक इन्फेक्शन, एक जेनिटल इन्फेक्शन होता है और वो मज़ीद इनफर्टिलिटी का बाइस बनता है, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। दूसरा, हमारी कंट्री में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है, उसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो जाती हैं। अगर किसी की पहले कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, उसकी सर्जरी हुई हो, उसमें ट्यूब ब्लॉक होने का चांस होता है। और पेट के निचले हिस्से की कोई भी सर्जरी, समटाइम्स फाइब्रॉइड की, एंडोमेट्रियोसिस की या ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी की जाए तो उसमें भी ट्यूबल ब्लॉकेज होने का खतरा होता है। ठीक हो। डॉक्टर साहब, कहा यह जाता है कि इसका बच्चा जो है ना वो ट्यूब में पैदा हुआ, यानी ट्यूब में हमल हो गया, यूट्रस से हट के, तो क्या ये बच्चा भी हेल्दी होता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। नो। जो भी ट्यूबल प्रेगनेंसी है, अगर तो वो अर्ली डायग्नोज हो जाती है तो उस केस में ट्यूब को बचाया जा सकता है। समटाइम्स ये प्रेगनेंसी, लेकिन ट्यूब की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक बच्चे को लाइक उसकी ग्रोथ को टॉलरेट कर सके। तो जैसे ही बेबी ग्रोथ करता है मैक्सिमम 7-8 वीक्स पे वो ट्यूब रप्चर हो जाती है। ठीक है। और फिर इतनी सीवियर आपकी ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट आपके पास अनकॉन्शियस स्टेट में लाया जाता है और उस केस में फिर पेशेंट की ट्यूब रिमूव की जाती है। सो अगर एक टॉपिक प्रेगनेंसी है और कोई आपको ये कहे नहीं आप वेट करें ये सही हो जाएगा या कुछ भी, तो अ बिग क्राइम। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हम देखते हैं कि फीमेल्स में ज़्यादातर जो है ना लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है, जिसको हम PID भी कहते हैं। इसकी बेसिक काज क्या होती है? इसकी जो बेसिक कॉजेज़ हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन की बहुत सी कॉजेज़ हैं। ठीक है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम UTI, वजाइनल डिस्चार्ज, और लाइक एंडोमेट्रियोसिस, और बहुत सी रीजंस ऐसी हैं जिसमें पेशेंट लाइक आपको लोअर एब्डोमिनल पेन की कॉन्टीन्यूसली कंप्लेन करता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी होता है जिसमें पीरियड्स आने से कुछ 7 to 10 डेज अगो पेशेंट कंप्लेन करने लग जाते हैं लोअर एब्डोमिनल पेन की। आपने स्पेसिफिकली इसमें PID का जिक्र किया, वो पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज का इशू होता है उसमें PID के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके जो इसमें पेशेंट को ये होता है कि बहुत सीवियर पेनफुल पीरियड्स होते हैं, पेनफुल इंटरकोर्स होता है और इसमें ट्यूबर ब्लॉकेज के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो PID को टाइमली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और इसका मैनेजमेंट कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आपको 5 to 7 डेज़ की एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं और ये प्रॉब्लम टोटली सेटल हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर फीमेल्स में जो ना पेट के फूलने की बड़ी लोग कंप्लेंट्स के साथ आती हैं कि मेरा पेट फूलता रहता है हर वक्त। पेट फूलने की वजूहात क्या होती है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? डॉक्टर तनवीर, अक्सर पेशेंट्स आते हैं तो मैंने उनको देखा है कि वो कहते हैं कि हमारे हार्मोन्स का मसला है जिसकी वजह से हमारा पेट फूल रहा है या मोटापा आ रहा है। मैं पेशेंट को ये कहती हूँ कि हो सकता है कि आपके इस मसले की वजह से आपका हार्मोनल मसला हुआ हो और आपके पीरियड्स का इशू हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पाकिस्तान में वैसे भी ये पेट फूलना हर चीज़ में, कल जैसे मैंने एक पेशेंट देखा, जी मेरा पेट फूल रहा है, जब मैंने उसका एग्जामिनेशन किया तो अंदर बहुत बड़ी रसोली पड़ी हुई थी। ठीक है। सो छोटी से छोटी अलामात को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना चाहिए, क्योंकि पेट फूलना एक सिंपल गैस्ट्रिक इशू से लेकर बहुत सीवियर कैंसरस प्रॉब्लम तक हो सकता है। ठीक है, यानी वो उसको रूल आउट कराना बहुत ज़रूरी ठीक है। ज़रूरी है। और पेट का अल्ट्रासाउंड भी करवाना ज़रूरी होता है? डेफिनेटली, बिल्कुल।
तो आप अगर आपको कोई भी इशू है, आपको लोअर एब्डोमिनल पेन है, आपका पेट फूल रहा है या कुछ भी, तो उसमें एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में यूटीआई की कॉमन वजूहात फीमेल्स में क्यों होती हैं? एक तो ये है जो यूटीआई है फीमेल्स में इसलिए बहुत कॉमन है, एक तो डिहाइड्रेशन, ठीक है, पानी इतना नहीं पिया जाता। दूसरा ये है हाइजीन का इतना ध्यान नहीं किया जाता। दूसरा पब्लिक टॉयलेट्स। फोर्थ वन के जो इसकी मोस्ट कॉमन कॉज इकोलाई है, और इकोलाई कहाँ से आएगा? पेशेंट को बताया जाता है कि वेन एवर दे गो टू द वॉशरूम सो दे शुड स्वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक। अगर आप मोशन वाले एरिया से हैंड टच करके फ्रंट पे लगाएंगे तो आपके यूटीआई के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है। सो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से यूटीआई बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है फीमेल्स में। ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब, कभी आपने ऐसा भी देखा कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी लोगों को प्रेगनेंसी के मसाइल हों? डॉक्टर तनवीर, जैसे अभी जैसे गर्मी है, सो इसमें देखा गया कि मिसकैरेज ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। रीज़न क्या है कि कुछ अगर प्रोफेशनल लेडीज़ हैं वो बाहर जाती हैं, इतना ज़्यादा हीट की वजह से डिहाइड्रेशन होती है, सो इसकी वजह से मतलब लाइक मैटरनल और फीटल रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। सो डिहाइड्रेशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए हम पेशेंट्स को लाजमी कहते हैं कि प्रेगनेंसी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स लें, गैर ज़रूरी घर से ना निकलें, जो आपके पीक आवर्स हैं गर्मी के उसमें भी घर से ना निकलें, और अगर आपको मजबूरी में जाना ही है सो यू शुड वियर कैप, ठीक है, आपको सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए, कोई छाँव वाली जगह ढूंढें, वहाँ खड़े हों। ठीक है। सो आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज डिहाइड्रेशन की वजह से आपका जो बेबी का वेट इतना ग्रो नहीं करता, IUGR होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वक्त से पहले डिलीवरी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, UTI होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से वक्त से पहले पेन स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर किरण उस्मान हमारे साथ मौजूद होंगी और कोशिश करेंगे कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल के साथ उनके सामने रखें और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें और आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और मेरे साथ आज की जो महवे गुफ्तगू मेहमान हैं डॉक्टर किरण उस्मान, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट IVF और जेंडर सिलेक्शन स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहबा से ये बातें और ज़रा मज़ीद मुदल्लल अंदाज में करें, जिसमें हम ये पूछें कि IVF का सक्सेस रेट क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, बेनिफिट क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर भी बात करेंगे, और साथ में जेंडर सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें फिर बेटा बेटी या डॉटर आपका सन जो है उसको किस तरह सिलेक्शन किया जाता है, क्या ये 100% होता है, इस मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बीच में सारी सिस्ट वगैरह फेब्राइड को भी हमने थोड़ा सा टच किया ताकि हमारे देखने वालों को पता चले कि अगर इस तरह के मसाइल हैं तो भी उसकी आगे बेऔलादी के मसाइल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं कि IVF के सक्सेस रेट के ऊपर हम बात करते हैं। डिफरेंट IVF सेंटर, कोई कहता है जी मेरा 35% सक्सेस रेट है, कोई कहता है मेरा 50%, 100 का तो कोई भी दावा नहीं करता। आपकी नज़र में सक्सेस रेट कितना है IVF सेंटर का? डॉक्टर तनवीर, वेरी क्लियर, जब भी हमारे पास एक कपल आता है ना तो हम उसको जो एक एवरेज सक्सेस रेट बताते हैं ना, दैट इज़ 33%। ठीक है, ये इंटरनेशनली भी मेरा ख्याल इतना की। हाँ जी, यही है। अगर हम 10 कपल्स में IVF कर रहे हैं तो उसमें 3 कपल्स ऐसे होते हैं जो कंसीव कर जाते हैं, ठीक, रिगार्डलेस ऑफ द एज। अभी मैंने पेशेंट फीमेल की एज की बात नहीं की, लेकिन इट इज़ हाईली एज डिपेंडेंट। फीमेल की एज के साथ इसका बहुत ज़्यादा डीप लिंक है। ठीक, जो सक्सेस रेट आपका सबसे मैक्सिमम है ना वो 25 से 30 इयर्स की एज ग्रुप में है, ठीक है। 35 के बाद ये जो है ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाता है और 35 के बाद ये शार्पली डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है, ठीक है। सो अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो जो 30 से 35 की एज ग्रुप में इसका सक्सेस रेट 40 to 50% है। ठीक है, ठीक है। और 35 के बाद ये जो सक्सेस रेट है ये 30 से 40% हो जाता है। ठीक है, एंड आफ्टर द एज ऑफ 40 दिस इज जस्ट 10 to 20%। ठीक है, यानी जितना अर्ली आएंगे उतना ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगर 35 से नीचे हैं तो ज़्यादा सक्सेस। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर तनवीर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कपल्स जिस एज ग्रुप में आते हैं ना, तकरीबन 40 के पास। बिल्कुल ऐसा ही है।
बिल्कुल ऐसा हमने ही देखा है। हमारे साथ जब मशवरा करने आते हैं ना आईवीएफ के लिए, तब उनकी एज जो है 38-9 हो चुकी होती है। एग्जैक्टली, सो ऑलरेडी तब सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम होता है। सो अगर आपको कोई इशू है तो टाइमली अपने डॉक्टर के पास जाएं, एटलीस्ट गेट योर सेल्फ टेस्टेड, वजह तो जानने की कोशिश करें कि वजह क्या है। डॉक्टर साहब यहाँ पे हम देखें कि प्री डायबिटिक, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव या हार्ट डिजीज़ के जो पेशेंट होती हैं मेल फीमेल, इनमें अगर ये इस तरह का बेऔलादी का मसला हो तो क्या ये आईवीएफ के आइडियल कैंडिडेट हो सकते हैं? डॉक्टर तनवीर, ये लोग आईवीएफ इजीली करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके साथ डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम्स, इन सब का बहुत ज़्यादा टाइटली कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। ठीक है। वो पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, बेशक उनका वेट 140 kg है और उनको होता है कि सिर्फ हम आईवीएफ करा लेंगे औलाद हो जाएगी, अगर ओबेसिटी की वजह से आपके नेचुरली कंसेप्शन नहीं हो रहा तो वो आईवीएफ के चांसेस भी कम करेंगे। ठीक सो है। अगर आप आईवीएफ की तरफ आ रहे हैं, आपने अपना शुगर, ब्लड प्रेशर और वेट को टाइटली कंट्रोल करना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हार्मोनल इनबैलेंसिंग, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हार्मोनल टेस्ट के अंदर मसाइल हैं, जैसे आपने थायराइड का जिक्र किया, इस तरह बाकी हार्मोन्स का, तो एक फीमेल के लिए एक अच्छी थायराइड की जो हार्मोन प्रोफाइल है वो क्या क्या होती है? जब हम हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं फीमेल्स के लिए रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी, सो वी स्टार्ट फ्रॉम एएमएच, एंटी मलेरियन हार्मोन। इसका अभी भी बहुत से हमारे सीनियर डॉक्टर्स भी हैं जो एएमएच को कंसिडर नहीं करते। ठीक है। सो आप ज़रूर एएमएच को देखें, और पेशेंट को मेडिकेशन, ओवुलेशन इंडक्शन दिए जाते हैं जिससे मज़ीद ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है। सो अपनी लिस्ट में एएमएच को भी ऐड करें प्लीज़। एंड देन एफएसएच, एलएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्ट हैं जो पेशेंट को कराने चाहिए। और डॉक्टर साहब, इनके करवाने का जो बेहतरीन टाइमिंग है वो पीरियड से पहले, पीरियड के बाद में, या कौन सा टाइम है किसी वक्त का? जो आपका एफएसएच और एलएच है ना, इसको स्पेशली आप पीरियड्स के सेकंड या थर्ड डे पे करवाएं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। बाकी हार्मोन्स आप कभी भी करवा सकते हैं। ठीक है। अगर डॉक्टर साहब ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, इसके अलावा किसी और ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत होती है या कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह की आईवीएफ के लिए? डॉक्टर तनवीर, हम लोग ज़रूर ट्रांसवेजिनल स्कैन करते हैं ऑन डे 2 ऑफ द साइकिल TVS। फॉर एंट्रल फॉलिकल काउंट, कि ठीक। पेशेंट के पास जो स्टार्टिंग फॉलिकल्स हैं वो एक ओवरी में और दूसरी ओवरी में कितने हैं, क्योंकि ये भी हमें बताता है कि हमें कौन से इंजेक्शंस देने हैं, किस डोज में देने हैं और कितने डेज तक देने हैं। सो ट्रांसवेजिनल स्कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पेशेंट्स विद इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ ट्रीटमेंट बोथ। ठीक। डॉक्टर साहब, जेंडर सिलेक्शन की जो जर्नी है ये कहाँ से शुरू होती है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? डॉक्टर तनवीर, जो जेंडर सिलेक्शन की जर्नी है, बहुत से कपल्स हमारे पास आते हैं। जिस एज में वो हमारे पास आते हैं, बहुत कम कपल्स होते हैं कि वो जेंडर सिलेक्शन के लिए डिमांड करें। उस टाइम पे उनकी सिर्फ ये होता है कि हमें एक सेहतमंद तंदुरुस्त औलाद हो, बेशक वो बेटा हो या बेटी हो। ठीक। बहुत कम कपल्स जो फैमिली बैलेंसिंग के लिए आते हैं, जिनकी पहले बेटियां होती हैं, वो बेटे की ख्वाहिश के लिए आते हैं, और बहुत कम कपल्स होते हैं जो जिनकी बेटे और वो बेटी की ख्वाहिश के लिए आए, बहुत कम होते हैं। ठीक। सो जेंडर सिलेक्शन के लिए जब भी कोई पेशेंट आता है तो वो उसकी जर्नी आईवीएफ से स्टार्ट होती है। ठीक है। आईवीएफ के बाद जब एम्ब्रियोज बन जाते हैं तो उनकी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है, बायोप्सी की जाती है, एक लेज़र कटिंग से थोड़ा सा टिश्यू लिया जाता है और फिर जीन्स को देखा जाता है कि ये बॉय है या गर्ल है, ठीक। और इस तरह कंफर्म किया जाता है कि आपके कितने एम्ब्रियोज मेल हैं और कितने फीमेल हैं। ठीक। अगर कोई उसमें मेल लेना चाहे तो क्या ये 100% श्योरिटी होती है? डॉक्टर तनवीर, आईवीएफ का सक्सेस वही होगा जो हमने पहले डिस्कस किया, मतलब उससे उनको प्रेगनेंसी होगी या नहीं, उसके चांसेस डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द फीमेल पेशेंट। ठीक। मतलब आप 33% कंसिडर कर लें, लेकिन बेटा ही होगा अगर हमने बेटा प्लेस किया, दिस इज 99 to 100%। ठीक है। मैंने कभी अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखा कि ये गलत हो। ठीक है। अगर कोई माँ बाप बेटी या बेटा लेना चाहता है तो वो जेंडर सिलेक्शन करवा सकता है और ये 100%? बिल्कुल। ठीक है। हाँ और जी। ये आईवीएफ वालों के लिए ही होगा? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। नॉर्मल के लिए नहीं? हाँ जी। बहुत से सेंटर्स क्लेम करते हैं कि YIUI करने से मेल कंसेप्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट ऑथेंटिक मेथड, और ऐसी कोई मशीन नहीं है जिससे हम XY क्रोमोसोम सेपरेट कर सकें। ठीक है। सो ये भी ये रियलिटी नहीं है? नो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये होता है कि अगर आप ये चाहती हैं कि किसी भी पेशेंट का जो एक उसकी डिलीवरी है वो नॉर्मल हो चुकी है और उसके बाद 6, 7, 8 साल का गैप है, वो पेशेंट अगर कैंडिडेट है आईवीएफ की
तो वो भी जेंडर सिलेक्शन सेम इसी तरह करवाएंगे? जी डॉक्टर तनवीर, इसको हम सेकेंडरी सब फर्टिलिटी कहते हैं। अगर ठीक है। किसी का एक बेबी है और उसके बाद नेक्स्ट उसको कंसीविंग नहीं हो रही, तो दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सब फर्टिलिटी। सो ये पेशेंट अगर आईवीएफ के लिए आते हैं या जेंडर सिलेक्शन के लिए आते हैं, द प्रोसीजर इज़ द सेम। लेकिन सेकेंडरी सब फर्टिलिटी वाले पेशेंट्स, डॉक्टर तनवीर, मैंने रिसेंटली इसी मंथ में या 10 डेज़ में मेरे ऑलमोस्ट काफ़ी पेशेंट्स पॉजिटिव हुए हैं जस्ट बाय गिविंग ओवुलेशन इंडक्शन। ठीक। क्योंकि हम सिर्फ मैं मेल और फीमेल दोनों की इन्वेस्टिगेशन कराती हूँ एंड देन ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हूँ। ठीक जब है। तक मुझे कॉज आइडेंटिफाई नहीं हो जाती ना, मैं मेडिकेशन नहीं देती। ठीक सो है। सेकेंडरी सब फर्टिलिटी वाले पेशेंट को भी आप इन्वेस्टिगेट करें, ये लोग 80% नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। इनको आईवीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, माहवारी में अगर कोई बेकायदगियाँ होती हैं या माहवारी प्रॉपर नहीं आ रही होती टीन एज से लेके और आगे तक, तो ये भी काज बनती है कोई इनफर्टिलिटी की या सब फर्टिलिटी? डेफिनेटली डॉक्टर तनवीर, अगर जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई कपल बिल्कुल परफेक्ट है, फीमेल को कोई पीरियड्स का इशू नहीं है, देन शी कैन वेट फॉर 1 ईयर। लेकिन अगर उसके पीरियड्स इरेगुलर हैं या उसे कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी डायग्नोज है, तो उसको चाहिए कि वो एज सून एज पॉसिबल डॉक्टर के पास जाए और अपने आप को इवेल्युएट कराए और अपनी मैनेजमेंट करे। ठीक है। सो ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इसकी रीज़न क्या है, किस वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे या फ्लो कम है या इरेगुलर है। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, सिस्ट जो है ये खतरनाक जो पोजीशन इसकी होती है वो कब होती है, कब ये खतरनाक बन सकती है? डॉक्टर तनवीर, आई थिंक आप ओवेरियन सिस्ट की बात कर रहे हैं। ओवेरियन सिस्ट 2 केसेस में बहुत खतरनाक होती है। या तो वो बहुत बड़ी हो और अपने ही जो स्टॉक है उसके गिर्द घूम जाए, जिसकी वजह से ओवेरियन टॉर्जन होती है और काफ़ी पेन होती है पेशेंट को। एक ये इमरजेंसी है और दूसरा समटाइम्स ये होता है कि सिस्ट रप्चर कर जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से काफ़ी डेंजरस होती है और पेशेंट को इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ता है। ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब, अगर आपकी सिस्ट और फेब्राइड की सर्जरी हो चुकी है तो उसके बाद अगर आप आईवीएफ करवाना चाहते हैं तो वो भी सक्सेसफुल होगा? डॉक्टर तनवीर, उससे आईवीएफ का सक्सेस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। या हाँ अगर वो जी। सिस्ट के साथ जाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड होगा? समटाइम्स अगर ओवेरियन सिस्ट या फाइब्रॉइड आपके रास्ते में आ रहे हैं, कि मतलब मैंने अगर ओवम पिकअप करना है तो मेरे रास्ते में आ रहे हैं, मेरी नीडल उसके अंदर से हर दफ़ा गुजरेगी, तो ये भी तो डेंजरस है ना। ठीक है। इस केस में पहले फाइब्रॉइड और सिस्ट को रिमूव करना ज़रूरी होता है, फिर आईवीएफ का प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। ठीक है। और ये सेफली है? टोटली सेफ। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि अगर कोई फाइब्राइड या रसोली टाइप मेरी यूट्रस से निकाली तो मैं भी हो सकता है आगे मैं वैसे ही बाँच हो जाऊँ, मुझे औलाद ना हो, तो क्या इसमें भी ऐसी कोई रियलिटी है? ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिथ है कि रसोली का ऑपरेशन करवाने जाए ना तो डॉक्टर पूरी बच्चेदानी निकाल देते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अगर आपको रसोली है, मैंने एक यूट्रस से 28-32 फाइब्रॉइड तक निकाले हुए हैं। सो आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं जो यूट्रस की अहमियत को समझता हो, जिसको पता हो कि ये फर्टिलिटी के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। सो आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो अच्छी तरह छानबीन करके जाएं, एक अच्छे इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाएं। वो सिर्फ आपकी रसोली को निकालेगा, वो आपके यूट्रस को नहीं छेड़ेगा और उससे आपकी कंसीविंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कंसीविंग आसान हो जाएगी। ठीक हो। दूसरा डॉक्टर साहब, ये सवाल था कि जेंडर सिलेक्शन की जो हम प्रोसीजर करते हैं वो सारे का सारा लैब में होता है? जी बिल्कुल। ऐसे कह रही? जी बिल्कुल, यही जेनेटिक इसकी टेस्टिंग होती है। ठीक है। हाँ जी। यानी वो उसका फीमेल्स के अंदर रखने से या उसके बाद एम्ब्रियो से कोई रोल नहीं है, पहले है? नहीं, ये बहुत से लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि शायद एक्स और वाई क्रोमोसोम सेपरेट किया जाता है और फिर वाई को मिक्स किया जाता है। नहीं, एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं और देन उनको देखा जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक होगा। डॉक्टर साहब, IUI, IVF, XC, ये डिफरेंट किस्म के नाम यूज़ होते हैं, और IUI का सक्सेसफुल रेट कितना होता है या IVF ज़्यादा बेहतर है उससे? डॉक्टर तनवीर, IUI का सक्सेस रेट जस्ट 5 से 15% है। ठीक है। अगर किसी पेशेंट ने IUI करवाकर डिसहार्ट होना हो तो मैं उनको पहले ही कहती हूँ कि वो ना करवाएं। ठीक है। और IUI करवाने के लिए आपकी ट्यूब्स का ओपन होना ज़रूरी है। एटलीस्ट एक ट्यूब आपकी ओपन हो तो आप IUI करें। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत से लोगों को देखा है कि वो लोग विदाउट ट्यूब्स को देखे IUI किए जा रहे हैं, 6-6 साइकिल्स किए हुए हैं, और जब उनकी ट्यूब्स चेक की हैं तो ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो IUI वेस्ट है। आपने IUI रिजेंबल्स नेचुरल इंटरकोर्स, सो आपने IUI तब करना है जब आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट नॉर्मल हो या नियर नॉर्मल हो और एटलीस्ट आपकी एक ट्यूब ओपन हो। IVF का सक्सेस रेट IUI की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है।
ठीक है। और जो इक्सी है उसका जो सक्सेस चांसेस हैं वो आईवीएफ की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। सो ठीक। अगर हम सबसे बेस्ट की बात करें दैट इज़ इक्सी। इक्सी और आईवीएफ में क्या फ़र्क है? डॉक्टर तनवीर, इक्सी में हम लोग एक पेट्री डिश में एग और स्पर्म को रख देते हैं और नेचुरल फर्टिलाइजेशन होती है, मींस वो अपनी कैपेसिटी पे मिले, ठीक। ठीक है। जबकि इक्सी में एक स्पर्म को पकड़ के एक एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता ठीक, ये प्रोसीजर ही अलग है। है। हाँ जी, ठीक है। मीन्स मैंने एक जगह पे एक एग और स्पर्म को रख दिया है कि और मैं वेट कर रही हूँ कि नेचुरल फर्टिलाइज हो, और दूसरी में और ये आईवीएफ है। ये आईवीएफ है। और ठीक। इक्सी में तो मैं खुद इंजेक्ट करके आई हूँ, मैं यानी खुद एक mix स्पर्म को आपने पकड़ना है, उसके और अंदर inject- अंदर डालना है, ठीक है, और वो फिक्स हो जाएगा। वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और उसका सक्सेस रेट ज़्यादा? सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट इक्सी का है। वो लोग जिनकी बहुत स्वेयर एंडोमेट्रियोसिस हो, एएमएच बहुत लो हो, तो पुअर मतलब पहले आईवीएफ हुआ उसमें फर्टिलाइजेशन फेलियर था, सो उन केसेस में, और जो मेल की रिपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, मतलब कुछ स्पर्म्स हो या स्पर्म मिले ही ना हो और हम लोगों ने रिट्रीव किए हो टीज़ा पिज़्ज़ा से, सो उस केसेस में परफॉर्म ही इक्सी किया जाता है क्योंकि उसके सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। ठीक। डॉक्टर साहब, आपके पास केस रिपोर्ट होते होंगे एजोस्पर्मिया के। एजोस्पर्मिया वाला जो कपल है वो तो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाता है, उसकी कोई उम्मीद की किरण बाकी है? जी बिल्कुल। एजोस्पर्मिया वाला जो पेशेंट है वो ज़रूर आए और अपने, सबसे पहले तो जब तक वो इन्वेस्टिगेट कराते हैं ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका होता है। सो अब अगर कोई भी इशू है, कंसीविंग नहीं हो रही, तो मेल्स को भी चाहिए कि वो अपना टेस्ट कराएं, और अगर उसमें एजोस्पर्मिया आ जाता है तो ये काबिल इलाज है। एजोस्पर्मिया के देखें दो वजूहात हैं, या तो स्पर्म्स पैदा ही नहीं हो रहे या वो कहीं से निकल नहीं पा रहे। ठीक है। अगर तो प्रोडक्शन नहीं हो रही तो हम बाहर से कुछ हार्मोन्स की मेडिसिन या इंजेक्शंस देते हैं, उससे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और अगर वो बाहर नहीं निकल पा रहे तो इट मीन्स किसी ना किसी लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक तो है। हम उस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर देते हैं। जैसे वेरिकोसील बहुत कॉमन है, जैसे उसकी सर्जरी करने से आपकी सीमन की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। ठीक हो गया, और So, नॉर्मल तरीके से फिर चलता है। और हाँ जी, अगर उनकी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई है तो मीनवाइल हम लोग जो फीमेल है उसको सप्लीमेंट्स देते हैं, उसको तब तक रेडी करते हैं, और जैसे ही पेशेंट की रिपोर्ट नॉर्मल होती है तो उसको नेचुरली कंसेप्शन के लिए मेडिकेशन दी जाती हैं। अगर उससे ना हो और रिपोर्ट थोड़ी बहुत अफेक्टेड रहे देन वी गो फॉर आईयूआई, बट काबिल इलाज है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है, हमारे पास आखिरी 1 मिनट है। डॉक्टर किरण उस्मान का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल में आ सकते हैं, 3 to 6 में वहाँ पर प्रैक्टिस करती हूँ, देन 7 to 9 एवर केयर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ, एंड एवरी मंडे 12 to 2 में ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर बरकत मार्केट में प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना हो तो मेरे इजीली नंबर अवेलेबल है, आप इधर डॉक्टर तनवीर के शो से भी ले सकते हैं, और मेरा यूट्यूब पेज भी है जहाँ पर मैं वक्तन फ़वक्तन पब्लिक अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाती रहती हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं और वहाँ से भी नंबर ले सकते हैं। मैं आज ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो बेऔलादी है ये काबिल इलाज है, सो आप इसको अपनी गलती मत समझिए, इसको जल्द से जल्द डायग्नोस करवाइए, अपने आप को इन्वेस्टिगेट करवाइए और अपना इलाज करवाइए। एक छोटी सी मेहनत से आप भी औलाद जैसी नेमत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर किरण उस्मान हमारे साथ मौजूद थी, जो कि जेंडर सिलेक्शन स्पेशलिस्ट हैं और आईवीएफ की एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं, बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, और हमने कोशिश की कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ डॉक्टर साहब के सामने रखें। हमने सवाल सही किए, डॉक्टर साहब ने जवाब सही दिए, फैसला आपका। डॉक्टर किरण उस्मान और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, हम दोबारा हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।